lipids which are used here, they are known as lipases. lipases. ठीक है, तो तीनों एंजाइम याद रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के लिए कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेसेस, C फॉर कार्बोहाइड्रेट, C फॉर कार्बोहाइड्रेसेस। फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ proteins, P for proteins, P for proteases, and for the breakdown of lipids, L for lipids, L for lipases. ठीक है बेटे, तो all of these digestive enzyme they do the breakdown of carbohydrates into their simplest units. तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट के सिंपलेस्ट यूनिट्स क्या होती हैं? ग्लूकोज होती हैं। तो जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है दे फाइनली ब्रेक डाउन, उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्लूकोज में। प्रोटीन्स के स्मॉलेस्ट यूनिट्स जो हैं उनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है बेटे, तो प्रोटीन्स के ऊपर प्रोटीएसेस एंजाइम ने एक्ट किया था ना, और वो प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे? अमाइनो एसिड्स में। और लिपिड्स पे लाइपेसेस एंजाइम्स ने एक्ट किया था, तो वो उसको उसके स्मॉलेस्ट यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे, एंड दीज आर फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है बेटे, क्लियर? अब इसको अच्छे से लिख देते हैं साफ साफ, फिर वैसे लिख के आएंगे पेपर में सभी स्टूडेंट, एमसीक्यूज डाल देंगे इसमें से। तो वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है फर्स्ट हमारे पास, और उसके ऊपर कौन से एंजाइम एक्ट कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेसेस, एंड दे कन्वर्ट देम इनटू ग्लूकोज। एंड सेकंड वन इज प्रोटीन्स, प्रोटीन्स पे एंजाइम एक्ट कर रहे हैं प्रोटीएसेस, एंड उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? अमीनो एसिड्स में। ठीक है बेटे, उसके बाद हमारे पास है लिपिड्स पे एंजाइम एक्ट कर रहे हैं लाइपेसेस, और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है बेटे, तो ये तीन रिएक्शंस जो हैं वो लाइसोसोम से रिलेटेड है। उसके अलावा देखो, वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स इज इफ इन द सेल एनी ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इट बॉर्न आउट। बॉर्न आउट मतलब होता है अगर कोई सेल ऑर्गेनेल जो है वो सेल के अंदर डैमेज हो गई है, तो वो सेल ऑर्गेनेल जो है उसको भी किसके पास भेज दिया जाता है? लाइसोसोम्स के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, और जो भी पुराने जो भी ओल्ड ऑर्गेनेल्स हैं वो सारी के सारी जाके लास्ट में लाइसोसोम्स के अंदर ही एंड होती है। ठीक है बेटे, नीचे वाली लाइंस ध्यान से देखो, उसने बोला है आपको कि व्हेन द लाइसोसोम्स दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन, जब लाइसोसोम्स जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, व्हेन दे आर डाइजेस्टिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड स्टफ्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ एक्शन द लाइसोसोम्स दे गेट बर्स्ट, ये बर्स्ट हो जाते हैं, और इनकी बर्स्टिंग की वजह से, ठीक है, सेल जो है, हाँ, इनकी बर्स्टिंग के दौरान क्या होता है कि लाइसोसोम्स जो हैं उसमें से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो लाइसोसोम्स की बॉडी को भी क्या कर लेते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई द लाइसोसोम्स दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स, इसीलिए हम लाइसोसोम्स जो हैं इनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। ठीक है बेटे, लास्ट लाइन देखिए, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दीज एंजाइम्स आर मेड अप बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स को बनाता है? तो यू शुड नो कि these are the rough endoplasmic reticulum. ठीक है, they are responsible for the synthesis of enzymes that are found in the lysosomes. क्लियर बेटा, सारा कुछ आ गया? आ गया। अब हम आ गए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पर। गिव मी 2 मिनट, इन बच्चों को मैसेज कर लें कि हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। कौन सी क्लास को करना था? ग्रीन है ना? 9th ग्रीन।
ठीक है बेटे, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बेटे, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउसेस ऑफ द सेल because they are responsible for the process of cellular respiration। ठीक है बेटे, पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिस माइटोकॉन्ड्रिया दे हैव। तो जनरली द माइटोकॉन्ड्रिया they are spherical or sausage shaped in structure like this। ठीक है बेटे, they consist of an outer membrane। Two double membranes are there in mitochondria। So first is the outer membrane, and inside the outer membrane the inner membrane is present, which is in the form of folded structures। So this highly folded inner membrane of the mitochondria, it has a special name, it is known as क्रिस्टा और क्रिस्टे। ठीक है बेटे, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है, और आउटर मेम्ब्रेन जो है उसके स्मूथ है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, whereas the inner membrane it is highly folded in nature and it is known as crista। ठीक है बेटे, inside the mitochondria, inside the inner membrane of the mitochondria a matrix is present। ठीक है, which is known as mitochondrial matrix। और ये कैसा होता है? फ्लूइड लाइक होता है। तो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो है वो इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की उसके अंदर प्रेजेंट है, और उसको क्या नेम दिया गया है? मैट्रिक्स नेम दिया गया। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? तो कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इट्स ओन डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड दिस मैट्रिक्स, एज वेल एज डीएनए के अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं आरएनए, और इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। राइबोन्यूक्लिक एसिड बेटे, ठीक है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो देखो डीएनए क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका अपना डीएनए, अपना आरएनए और अपने राइबोसोम्स हैं। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रियाज दे आर ऑटोनोमियस इन नेचर, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस फॉर देयर फंक्शंस। ठीक है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है। पर माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का डीएनए रखते हैं और अपना खुद का आरएनए भी रखते हैं, और साथ में उनके पास राइबोसोम्स भी हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि दे आर द ऑटोनोमियस ऑर्गेनेल्स, वो अपने सारे फंक्शन खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बेटे, इसके अलावा देखो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड, एंड इन दिस इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, अगर इस इनर मेम्ब्रेन को और ज्यादा ध्यान से देखें तो हमें ऐसे ऑयल पिन जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं इस इनर मेम्ब्रेन में, और इनको हम कहते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। और ये F0 F1 पार्टिकल्स जो है ना, इनका एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है कि इनके पास एक एंजाइम होता है। द नेम ऑफ द एंजाइम इज एटीपी सिंथेज। द नेम ऑफ द एंजाइम इज एटीपी सिंथेज, और ये एटीपीज बनाता है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें एटीपीज बनते हैं, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं, और एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है बेटे, तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एटीपीज जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके कौन से पार्ट में बनते हैं, देन यू मस्ट नो कि इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन व्हिच इज हाईली फोल्डेड इन नेचर special type of particles are present known as F0 F1 particles, and these contain the enzyme ATP synthase which is involved in the synthesis of ATP. So as so many ATPs they are produced inside the mitochondria, that's why they are known as the powerhouses of the cell। क्लियर बेटे सारा कुछ? अब देखो इसमें एक चीज उसने लिखी हुई है कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होने वाले जो एटीपीज हैं वो सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो दैट्स व्हाई एटीपीज आर नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो जितनी एनर्जी जो है बॉडी को रिक्वायर्ड है उतनी एटीपीज दे देंगे, एंड एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उसको स्टोर करके रखेंगे, तो इसीलिए हम उन्हें एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्लियर हो गया बेटे? अब हम आगे हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पे। आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड। एटीपीज की फुल फॉर्म सभी बच्चों को मालूम है, इट इज नोन एज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बेटे, तो एटीपी जो है जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो एटीपी से एडीपी बनता है, एडीपी।
और एडीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और एडीपी से एएमपी बनता है जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास एडीपी है और उससे अगर उसका ब्रेकडाउन होगा तो एडीपी बनेगा, और अगर उसका भी ब्रेकडाउन हो जाएगा तो फिर एएमपी बन जाएगा। एएमपी सबसे छोटे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं। तीनों का फंक्शन सेम है, तीनों ने क्या स्टोर करनी है, सिर्फ एनर्जी स्टोर करनी है, बाकी सारी चीजें सेम है। फर्स्ट इज नोन एज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सेकंड इज नोन एज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। क्लियर बेटे? ऑल ऑफ दीज आर द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ओनली। क्लियर? एंजाइम का नेम याद रहेगा, एंजाइम का नेम है एटीपी सिंथेस। देखो नाम से पता लग रहा है, अगर वो एटीपी सिंथेस है इसका मतलब वो किसके सिंथेसिस करता है, एटीपी की। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी एक वैक्यूल भी पड़ी है, उससे पहले प्लाज्मिड्स। ओके बेटा, सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड एंड हाउ इट शो सिमिलैरिटी विद द माइटोकॉन्ड्रिया। तो सी दैट व्हाट आर प्लाज्मिड्स, सॉरी प्लाज्मिड्स नहीं, मैं भी 12th में प्लाज्मिड पढ़ाया, वही मुंह में आ रहा है प्लास्टिड्स। ठीक है बेटा, प्लाज्मिड ज्यादा बड़ी चीज है, अभी तुम लोग उस एज के हुए नहीं हो। ठीक है, ओके बेटा, लिसन टू मी, व्हाट आर प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जो हैं दे आर द स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड दे आर जनरली सीन इन केस ऑफ प्लांट सेल्स ओनली। They are not visible in case of animal cells and they are responsible for storing various type of pigments that are playing an important role in the process of photosynthesis. ठीक है, you are, हाँ जी, you are very much familiar that plants they are the autotrophs, और वो हमेशा क्या करते हैं, photosynthesis करते हैं, and photosynthesis के लिए they always required energy. ठीक है, that energy they receive from the sun in the form of सनलाइट। तो देखो बेटे, सनलाइट जो है उसको कैप्चर करने के लिए जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके पास अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं। तो उन ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड्स कहते हैं, और उसमें से एक जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। ठीक है, और वो जिस प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स ऑफ वेरियस कलर्स। द ग्रीन कलर पिगमेंट, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो प्लास्टिड जो स्टोर करता है उसका नेम है क्लोरोप्लास्ट। तो ब्रॉडली वी हैव डिवाइडेड द प्लास्टिड्स इनटू टू कैटेगरीज। दिस में बी कलर्ड प्लास्टिड्स, ये ऐसे प्लास्टिड्स हैं जो कलर्ड हैं, या फिर ये ऐसे प्लास्टिड्स हैं जो कि कैसे हैं, कलरलेस हैं। ठीक है बेटे, दे मे बी कलर्ड प्लास्टिड्स और दे मे बी कलरलेस प्लास्टिड्स। तो इफ दे आर द कलर्ड प्लास्टिड्स दे आर नोन एज क्रोमोप्लास्ट, और अगर वो कलरलेस प्लास्टिड्स हैं तो उनका नेम है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है बेटे, तो फंक्शन में इनके वेरी करते हैं। देखो क्रोमोप्लास्ट जो है वो तरह तरह के पिगमेंट्स जो है स्टोर कर सकती है। अगर क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर पिगमेंट स्टोर करते हैं तो उनका नेम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके अलावा पिगमेंट जो है वो येलो कलर के हो सकते हैं, और पिगमेंट जो है वो ऑरेंज कलर के हो सकते हैं, और पिगमेंट्स जो हैं वो ब्लू या फिर वॉयलेट कलर के हो सकते हैं। ठीक है बेटे, तो अगर ब्लू और वॉयलेट कलर के पिगमेंट्स हैं तो उन पिगमेंट्स को हम कहते हैं ज़ैंथोफिल्स, और अगर कहता है कि ऑरेंज कलर के और येलो कलर के पिगमेंट्स हैं तो फिर हम उनको कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो ये कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स जो हैं ये क्रोमोप्लास्ट का ही टाइप है। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स सभी ने देखे हुए हैं। अगर हमने कैरेट देखी है तो कैरेट का जो ऑरेंज कलर है उसमें प्रेजेंट ऑरेंज कलर पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स की वजह से होता है। सी फॉर कैरेट एंड सी फॉर कैरोटीनॉइड। क्लियर? जितने येलो फ्रूट है, चाहे पपाया है, मैंगो है, जितने भी येलो फ्रूट्स हैं उन सबके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट है। अगर आप ब्रिंजल की बात बोलोगे, ठीक है, ब्रिंजल बैंगन आपको कैसा नजर आता है, पर्पल या वॉयलेट कलर का नजर आता है, तो उसमें ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जितने भी हमें ब्लू वॉयलेट कलर की आपको फ्रूट्स नजर आती हैं या वेजिटेबल्स नजर आती हैं
तो उनमें ज़ैंथोफिल्स हैं। तो सारे के सारे जो है किसका टाइप है, क्रोमोप्लास्ट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट, ये क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्या स्टोर करते हैं, ठीक है बेटे। तो उसके बारे में भी उसने बताया हुआ है। देखो क्रोमोप्लास्ट जो है वो वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है उनको स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है उसने कि वो क्या क्या चीजें स्टोर करके रख सकते हैं क्रोमोप्लास्ट, बताओ। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करेंगे, ठीक है, प्रोटीन्स को स्टोर करेंगे, ठीक है बेटे, प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर लेंगे क्रोमोप्लास्ट। पर अगर हम बात कर रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट की, तो यू नो दैट ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स। तो वो हमेशा जो है वो ऑयल्स जो है उनको स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टार्च को, ऑयल्स को, यस, ग्रैन्यूल्स प्रोटीन्स के उनको स्टोर करके रखेंगे। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बता रही हूँ थोड़ा सा, कि अगर कोई भी एक प्लास्टिड जो है वो आपको कैसा नजर आएगा स्ट्रक्चर में। तो देखो इफ यू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द प्लास्टिड, व्हाट यू सी दैट इट इज समewhat spherical in nature like this. Again, like mitochondria, it has two membranes, but you know that in case of mitochondria the inner membrane is highly folded, but in case of chloroplast the inner membrane is not highly folded, it is again smooth, ठीक है। तो ये वाले भी आउटर मेम्ब्रेन भी कैसी है, स्मूथ है, और इनर मेम्ब्रेन भी कैसी है, स्मूथ है, ठीक है बेटे। पर कहते हैं कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट था, उसको क्या नेम दिया था, मैट्रिक्स। यहाँ पे जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट होगा इसके अंदर, उसको भी एक नेम दिया गया है, बट इट इज नॉट मैट्रिक्स, इट इज नोन एज stroma. So what is stroma? Stroma is the ground substance of the chloroplast or the plastid. तो हर एक प्लास्टिड की डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बोथ द मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ, and what is present inside the inner membrane, a fluid like substance is present which is the ground substance and it is known as stroma. अब स्ट्रोमा के अंदर क्या है, तो कहते हैं कि स्ट्रोमा के अंदर हमें बहुत सारे इस तरह से, जैसे हम कॉइन्स की फाइल बना देते हैं ना, ऐसे हमें बहुत सारी फाइल्स नजर आती हैं, छोटी छोटी सेल ऑर्गेनेल्स की, ठीक है बेटे। तो सो मेनी फाइल्स they are arranged themselves in the stroma, and one single unit, listen to me carefully, one single unit of this file like structure, it is known as thylakoid, and group of thylakoids, it is known as grana, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स हैं जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर अपने आप को ऐसे अरेंज किया हुआ है जैसे कि हम एक कॉइन्स की अगर फाइल्स रख दें एक दूसरे के ऊपर तो हमें वैसी नजर आती हैं। एक सिंगल यूनिट जो है उस फाइल लाइक स्ट्रक्चर की, उसको थैलाकॉइड बोला गया है, और ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड्स को क्या बोला गया है, ग्रैना बोला गया, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब ये सारे के सारे ग्रैना है, और उसकी एक यूनिट जो है वो क्या है, थैलाकॉइड है, और एडजेसेंट ग्रेनास एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एडजेसेंट ग्रेनास दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर नोन एज स्ट्रोमा लैमेला, दे आर नोन एज स्ट्रोमा लैमेला, ठीक है। अब इसको लर्न करने का तरीका ये है कि जो डायग्राम तुम्हें ब्लैक बोर्ड पे नजर आ रहा है, जहाँ भी तुम्हें जगह मिल रही है अपनी बुक में, वहाँ पे वो बना लो और उसको लेबल कर लो, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन रखता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्राउंड सब्सटेंस का क्या नेम है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर पाइल्स ऑफ स्ट्रक्चर है जिनकी फुल यूनिट्स को बोला गया है ग्रैना, और एक पार्ट को बोला गया है थैलाकॉइड, और एडजेसेंट ग्रेनास को जो ब्रिज लाइक कनेक्शन ज्वाइन करते हैं उसको नेम दिया गया है स्ट्रोमा लैमेला। बस इतनी सी बात है। कौन है ये बात करने वाला, बलप्रीत अभी आया मुझे पता है, जाओ घूम कर आओ बाहर। नहीं जी अब जाना पड़ेगा घूमने, फिर बहुत मजा आएगा, मैम मिल जाएंगे, मैम भी होंगे फिर घूम रहे, ठीक है बेटे, क्लियर हो गया।
जल्दी से ड्रॉ कर लो, फिर मैं अगले पे आने वाली हूँ. Nobody has sent me any message. This means students are not attending the class. किसी बच्चे को कोई मैसेज नहीं आया नेटवर्क इशू होने पर भी. सोच लो कितने ज़्यादा अटेंटिव हैं बच्चे. वो कहते हैं हमने क्या करना पड़ेगा. Nobody has sent any message. कितने कॉन्शियस हैं स्टडी के लिए. ठीक है बेटे, प्लास्टिड्स अच्छे से क्लियर हो गया ना. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है प्लास्टिड्स के बारे में कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे आर द ऑटोनॉमियस सेल ऑर्गेनेल्स. उनको हम ऑटोनॉमियस इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास अपना डीएनए भी है, अपना राइबोसोम्स भी हैं. ठीक है, तो डीएनए जो है अगर वो अपना रखते हैं तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस फॉर देयर एक्टिविटीज. एंड सेकंड थिंग इज कि अगर उनके पास अपने राइबोसोम्स भी हैं तो वो प्रोटीन्स भी बना सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए. तो सिमिलर इज द थिंग विद these plastids also. Plastids they are the second organelles which are also autonomous like mitochondria. ठीक है, they also have their DNAs as well as RNAs as well as ribosomes too. उनके पास भी अपना DNA, RNA और राइबोसोम्स भी हैं. तो इसीलिए हम उनको क्या कह सकते हैं कि वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ऑटोनॉमियस सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं. ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम पूछ लेंगे रिवीजन टेस्ट में कि विच टू ऑर्गेनेल्स आर नोन एज ऑटोनॉमियस सेल ऑर्गेनेल्स. प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. एंड अगर आपसे पूछा जाता है गिव रीजन आल्सो तो यू कैन राइट कि दे हैव देयर ओन डीएनए, आरएनए as well as राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन्स. ठीक है बेटे, हो गया सबका डायग्राम. चलिए अच्छे आते हैं. अब बस लास्ट में आ गए हैं वैक्यूल्स पे. ठीक है बेटे, वैक्यूल्स. तो इफ यू रिमेंबर द डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल तो आपको पता है कि इन केस ऑफ प्लांट सेल्स व्हाट वी सी सेल वॉल नहीं, हम वैक्यूल पढ़ने लगते हैं. देखो बेटे, एक चीज बोली जाती है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. तो कोई भी प्लांट सेल जो है अगर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे ध्यान से तो किसी भी प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के अंदर हमें जो वैक्यूल्स हैं वो काफी बड़े साइज की नजर आती हैं. इस तरह से बड़ी बड़ी वैक्यूल्स हमें प्लांट सेल के अंदर नजर आती हैं. ठीक है, एंड दे अप्रोक्सीमेटली कवर 90% स्पेस इनसाइड द प्लांट सेल. So why these larger vacuoles they are found in case of plant cells whereas they are not found in case of animal cells? What is the reason behind this? Alpreet. एक चीज का आंसर उसके अंदर ही है कि अगर वो प्लांट सेल है तो वो ऑटोट्रॉफ्स हैं. अगर वो ऑटोट्रॉफ्स हैं तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. और अगर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं इसका मतलब वो फूड बनाते हैं. तो फूड कहाँ स्टोर करेंगे? वैक्यूल्स में स्टोर करेंगे. तो वैक्यूल्स का मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड. ठीक है बेटे, तो बिकॉज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर दैट्स व्हाई दे हैव बिगर वैक्यूल्स. सो दीस वैक्यूल्स आर एक्चुअली द गोडाउन्स ऑफ द प्लांट सेल. ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने अपना सारा फूड स्टोर करना है. तो इसीलिए बड़ी बड़ी वैक्यूल प्लांट सेल में और एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि एनिमल सेल्स जो हैं उन्होंने सिर्फ प्लांट से ही अपना फूड लेना है, खुद नहीं बनाना कुछ. ठीक है, तो वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं. चलो आप